सोचिए 800 से 1000 ईस्वी के बीच का समय। एक ऐसा अविश्वसनीय 200 साल लंबा भू राजनीतिक ड्रामा जहां 3 विशाल भारतीय साम्राज्यों ने अंतिम वर्चस्व के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आज हम उसी ऐतिहासिक कालखंड की गहराई में उतरेंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये पूरी कहानी एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच में हैरान करने वाले रहस्य पर टिकी है। आखिर ऐसा क्या था जिसने 3 अलग-अलग दिशाओं की महाशक्तियों को एक ही शहर के लिए दशकों तक खून बहाने पर मजबूर कर दिया? वो कौन सा अल्टीमेट इनाम था जिसके लिए पूरे 200 सालों तक बिना रुके युद्ध लड़ा गया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले कन्नौज का महत्व, फिर एक-एक करके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्यों की बात करेंगे। इसके बाद उनके प्रशासन और व्यापार को समझेंगे और अंत में देखेंगे इस महासंग्राम का खौफनाक परिणाम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कन्नौज का महत्व, जिसे गंगा घाटी का शाही हृदय भी कहा जाता था। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के पतन के बाद उत्तर भारत में एक बड़ा पावर वैक्यूम या सत्ता का खालीपन पैदा हो गया था, और बस इसी खालीपन ने पूरी गंगा घाटी को उस दौर का सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बना दिया। जरा भौगोलिक और आर्थिक नजरिए से देखिए। कन्नौज कोई साधारण शहर बिल्कुल नहीं था। गंगा के दाहिने किनारे पर ऊंचाई पर बसा ये शहर व्यापार और संचार का एक केंद्रीय हब था, बिल्कुल प्राचीन काल के मगध की तरह। कन्नौज पर राज करने का मतलब था शाही सत्ता का प्रतीक होना। सीधा सा गणित था, जो इसे जीतता वही उत्तर भारत के अपार धन और संसाधनों का असली स्वामी बनता। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पाल साम्राज्य, पूर्वी भारत के विद्वान और व्यापारी। जब उत्तर भारत में पूरी तरह से उथल-पुथल मची हुई थी, तब इन्होंने पूर्वी भारत में स्थिरता लाने और बौद्धिक विकास को एकदम चरम पर पहुंचाने का शानदार काम किया। इनका सफर 750 ईस्वी में गोपाल से शुरू होता है। मजे की बात यह है कि गोपाल किसी शाही परिवार से नहीं थे, बल्कि एक सैनिक के बेटे थे जिन्हें अराजकता खत्म करने के लिए नेता चुना गया था। इसके बाद धर्मपाल आए, जिन्होंने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई, कन्नौज पर कब्जा किया और एक बेहद भव्य दरबार लगाया। और मध्य 9वीं सदी में देवपाल के आते आते ये साम्राज्य असम और ओडिशा तक फैल चुका था। अब भले ही वे युद्ध के मैदान में कुशल योद्धा थे, लेकिन उनकी असली ताकत कुछ और ही थी, बौद्धिक संरक्षण और बेहद लाभदायी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने फिर से खड़ा किया और विक्रमशिला की स्थापना की, जहां दूर दूर से तिब्बती विद्वान आते थे। उन्होंने गजब की धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, शैव और वैष्णव ब्राह्मणों को भी जमीनें दान दी। और इसी का नतीजा था कि दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र वंश के साथ उनके व्यापार ने बंगाल को बर्मा, मलाया और जावा से आए सोने चांदी से भर दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, प्रतिहार साम्राज्य, पश्चिमी योद्धा और सांस्कृतिक राजदूत। राजस्थान के पशुपालक और योद्धाओं के रूप में शुरुआत करने वाले इन लोगों ने आगे चलकर पश्चिमी भारत पर अपना जबरदस्त दबदबा कायम किया। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 730 से 760 ईस्वी के बीच नागभट्ट प्रथम ने सिंध के अरब शासकों को हराकर अपनी धाक जमाई। दिलचस्प बात यह है कि इनका समयकाल पालों के ठीक साथ साथ चलता है, जो सीमाओं पर होने वाले लगातार टकराव को दर्शाता है। 836 ईस्वी में महान राजा भोज, जिन्हें मिहिर भोज भी कहते हैं, उन्होंने कन्नौज को वापस लिया और साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। बाद में महेंद्रपाल प्रथम ने इसे मगध और उत्तरी बंगाल तक फैला दिया। यहाँ इनकी विदेश नीति का दोहरापन देखना सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ सिंध के अरब शासकों के साथ उनका लगातार सीमा संघर्ष चल रहा था, यानी खुली सैन्य शत्रुता। वहीं दूसरी तरफ वे बगदाद के खलीफाओं के दरबार में अपने विद्वानों का प्रतिनिधि मंडल भेज रहे थे। भारतीय गणित, बीजगणित और चिकित्सा का अरब दुनिया में प्रवेश इन्हीं के बौद्धिक आदान प्रदान के कारण संभव हुआ था। पूरे 100 साल, जी हाँ, एक पूरी सदी, महान राजा भोज और उनके उत्तराधिकारियों के शासन में कन्नौज ने लगातार 100 वर्षों तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, राष्ट्रकूट साम्राज्य, यानी दक्षिण की महाशक्ति। ये दक्कन से अपना शासन चलाते थे और इनका सबसे बड़ा काम था उत्तर की महाशक्तियों के खेल को लगातार बिगाड़ना।
अगर हम राष्ट्रकूटों के प्रभुत्व को देखें तो मध्य 8वीं सदी में दंती दुर्ग ने मालखेड़ को राजधानी बनाकर इस साम्राज्य की नींव रखी। फिर आते हैं अमोघ वर्ष, जिन्होंने पूरे 64 साल राज किया और अपना ध्यान धर्म और साहित्य पर लगाया। लेकिन इस त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों ने असल में खेल बिगाड़ने वालों की भूमिका निभाई। 915 ईस्वी में इंद्र तृतीय का कन्नौज को पूरी तरह से नष्ट कर देना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और 963 ईस्वी में कृष्ण तृतीय के आक्रमण ने तो प्रतिहारों के विघटन की शुरुआत ही कर दी। इनकी एक और खास बात थी सहिष्णुता और व्यापार की शानदार विरासत। वे असल में दो तरफा युद्ध लड़ रहे थे, उत्तर के साम्राज्यों से भी और दक्षिण के चोल और पल्लवों से भी। लेकिन पूर्ण धार्मिक समावेशन की उनकी नीति कमाल की थी। उन्होंने शैव, वैष्णव और जैन धर्म को संरक्षण दिया। यही नहीं, उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की भी अनुमति दी। ये सिर्फ एक प्रगतिशील विचार नहीं था, बल्कि एक बेहद चतुर आर्थिक रणनीति थी। इससे विदेशी व्यापार इतना फला फूला कि उनके पास इन बड़े युद्धों को लड़ने के लिए धन की कभी कमी नहीं हुई। साथ ही उनके दरबार में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के कवि एक साथ शोभा बढ़ाते थे। अब रुख करते हैं हमारे 5वें भाग का, प्रशासन और व्यापार, जो इन साम्राज्यों का असली इंजन था। आइए युद्ध के मैदान से एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि आखिर वो कौन सी प्रशासनिक मशीनरी थी जिसने इन विशाल राज्यों को 200 सालों तक युद्धरत रखा। सत्ता की इन परतों को जरा ध्यान से देखिए। एकदम ऊपर राजा की पूर्ण सत्ता, और वहां से नीचे उतरते हुए प्रांत यानी राष्ट्र, जिसकी देखरेख राज्यपाल या राष्ट्रपति करता था। फिर भुक्ति, जहां उपरिक राजस्व और कानून संभालते थे। उसके नीचे मंडल यानी जिले, जो विषयपति के हाथ में थे। फिर गांवों का समूह, पाटल, जिसे भोजपति देखते थे। और सबसे अंत में गांव, जहां एक वंशानुगत मुखिया और ग्राम महाजन यानी बुजुर्ग व्यवस्था बनाए रखते थे। जमीनी स्तर पर यही वो मजबूत प्रणाली थी जो शांति बनाए रखती थी, जबकि उनके ऊपर सत्ता के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे थे। और इसी दौर में एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव भी देखने को मिला। रोमन साम्राज्य के पतन और इस्लाम के उदय से जमीनी मार्गों में बाधा आने के कारण उत्तर भारत के व्यापार में भारी गिरावट आई और उन्होंने अपना व्यापारिक धन खो दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्वी भारत ने बहुत ही सफलतापूर्वक समुद्र का रुख किया। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मजबूत समुद्री संपर्क और सहिष्णु तटीय नीतियों की वजह से उनके व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। आखिरकार हम इस कहानी के छठे और सबसे दुखद चरण में पहुंचते हैं, अंतिम परिणाम, थकावट और पतन। चलिए समझते हैं कि इस लगातार चलने वाले 3 तरफा संघर्ष का कितना विनाशकारी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। ये इतिहास की शायद सबसे बड़ी विडंबना है। सत्ता के उस लौह सिंहासन यानी कन्नौज को पाने के लिए इन तीनों साम्राज्यों ने इतनी लंबी और खूंखार लड़ाई लड़ी कि अंत में वे तीनों ही पूरी तरह से टूट गए। 200 वर्षों के इस अंतहीन युद्ध ने उन्हें इतना थका दिया कि उनका खजाना खाली हो गया, सेना कमजोर हो गई और उत्तर भारत का पूरी तरह से राजनीतिक विघटन हो गया। अनजाने में उन्होंने उस स्थिरता को ही नष्ट कर दिया जिसे वे नियंत्रित करना चाहते थे। ये पूरा इतिहास हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या अंतहीन आंतरिक विभाजन हमेशा बाहरी विजय का मार्ग प्रशस्त करता है? क्या सत्ता की आपसी भूख और उससे पैदा हुई थकावट ही वो मुख्य कारण थी जिसने ठीक इसी समय मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणों के लिए एकदम सही मंच तैयार कर दिया? 200 साल के इस भू-राजनीतिक खेल ने भारत को जिस तरह बदला, वो वाकई हैरान करने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।